आप सब पर सलामती हो। अलीमुद्दीन अलीम का लिखा हुआ है, बेड़ियां अपने हैं असीर न देख, हाथ उठा हाथ की लकीर न देख, अकल रखता है तो समझ मफहूम, सिर्फ अल्फाज बेनजीर न देख, अज़्म का तीर लेके आगे बढ़, हाथ में क्या है उसके वीर न देख, दोनों जानिब अलीम खाई है, साथ है कौन राहगीर न देख। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक फैसला आया जिसके बाद बहुत हलचल मची हुई है। ये वैसी ही हलचल है कि जब पहले हुक्म इम्तना का फैसला आया था और हलचल मची हुई थी। पाकिस्तान के अंदर किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ बेहतरी का मंजरनामा है, किसको दबा दिया गया, किसको उठा लिया गया, कौन है, पिछली कई दहाइयों से हम यही कुछ सुनते आए। क्या कभी किसी ने बैठ के ये सोचा है कि अवाम के लिए क्या हुआ? क्या किसी ने बैठ के ये सोचा है कि तरक्याती मंसूबों में बेराहरवी का हमने जो नज़रिया अपनाया था वो हमें कहाँ तक ले गया? क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमने तनज़्ज़ुली की जो मनाजिल देखी हैं उसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या कभी ये किसी ने सोचा है कि हमारे हमसाया ममालिक हमसे आगे बढ़ गए और हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हम रोज़मर्रा के उमूर और इसी तरह की चहमगोइयों के अंदर फंसे हुए हैं। मैं आज के फैसले के ऊपर बात करूंगा और उसके इम्पैक्ट पे भी बात करूंगा, लेकिन एक पस मंज़र दिखाना है। दूसरी जंग अजीम जब ख़त्म हुई थी तो हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी, जर्मनी की फ़ौज ख़त्म हो चुकी थी, मुल्क मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था, 75 लाख शहरी हलाक हो चुके थे, जर्मनी के 14 छोटे बड़े शहर तबाह हो चुके थे, मुल्क की 20% इमारतें मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो चुकी थी, उनकी ज़राअत 65% तक कम हो चुकी थी, बिजली बंद थी, सड़कें तबाह थी, बंदरगाहें नाकाबिले इस्तेमाल थी, इंडस्ट्री सिफर हो चुकी थी, लोग खरीदो फरोख्त के लिए बार्टर सिस्टम पे मजबूर थे, यानी चीजें दे के चीजें ली जाती हैं। 1945 से 1955 तक 10 साल जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख अफराद कैंपों में रह के जिंदगी गुजार रहे थे। 1962 तक जर्मनी अमरीकी इमदाद पे चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। दुनिया के 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद देते थे और दिलचस्प हकीकत यह है कि उन इमदाद देने वाले 14 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था। सदर अयूब खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने 20 साल के लिए जर्मनी को 12 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था और जर्मन चांसलर ने इस मेहरबानी पर हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया था। शुक्रिया का वो खत आज भी किसी ने देखना हो तो वजारत खारजा के आर्काइव के अंदर मौजूद है। 60 की दहाई तक जर्मनी की हालत यह थी कि जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद मांगे थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने वर्कर्स जर्मनी भिजवाने से इनकार कर दिया था कि मफलूकुल हाल कौम है, हम यहाँ पे भिजवा के अपने पाकिस्तानियों को क्या जवाब देंगे। पाकिस्तान से जवाब होने के बाद जर्मनी ने तुर्की से दरखास्त की और तुर्की ने सिला रहमी के तौर पर अपने लोग जर्मनी में भिजवा दिए। तुर्की के लोग जर्मनी की मदद के लिए वहां पहुंचे, इसलिए आज जर्मनी में 30 लाख तुर्क आबाद हैं। 50 साल पहले जर्मनी की सूरत हाल ये थी, लेकिन आज की सूरत हाल क्या है? आज जर्मनी दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है और हम 41वें नंबर पे। जर्मनी का जीडीपी $34 बिलियन है और हमारा जीडीपी सिर्फ $271 बिलियन है। जर्मनी की सालाना बरामदात $2100 अरब है, जबकि हमारी बरामदात मर तर के भी $29 अरब तक पहुंचती हैं। जर्मनी के ज़र मुबादला के ज़खायर $203 बिलियन हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत बुलंदी तक चले जाएं तो $21 बिलियन। जर्मनी की फीकस आमदनी $4,178 है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी $1,434 है। आप तसव्वुर करें, 50 साल पहले हमने जर्मनी को 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था, जबकि आज जर्मनी रोजाना 12 करोड़ रुपए की पेपर पेन बनाता है। वो कहां पे, हम कहां पे? उसकी वजह क्या? हम यहां पे क्यों हैं? वो तरक्की कैसे कर गए? उसकी वजह जर्मनी के हुक्मरानों की सादगी है, और सादगी ऐसी छलकती है कि आपको तस्वीर भी बोलकर बताती हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल एक जगह बैठी हुई हैं, उनके सामने यूरोप के 2 बड़े सदूर बैठे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी बैठे हुए थे। यूनान के सदर जॉर्ज बांद्रेबियो बैठे हुए थे। दोनों सदूर सरकारी दौरे के ऊपर थे, लेकिन जर्मनी की चांसलर उन्हें अपने हाथ से थर्मोस से कॉफी बना के दे रही थी और उनकी मेज के ऊपर चंद बिस्किट और जूस के 2 डिब्बे पड़े हुए थे। कौमें इन रवैयों से तरक्की करती हैं। हुक्मरान अगर सादगी इख्तियार करें तो जर्मनी जर्मनी बन जाता है, और अगर हुक्मरान ये रवैये इख्तियार ना करें तो कर्जे देने वाला मुल्क भी पाकिस्तान बन जाता है। ये हमारी मफलूकुल हाली है, ये हमारी जहनीत है कि हम बरसरे इक़्तिदार आने के लिए गाड़ियों के ऊपर चक्कर लगाते हैं, अवाम को भांग सुनाते हैं और उनके सामने मखौटे अपने चेहरों के ऊपर बना लेते हैं, लेकिन जब बरसरे इक़्तिदार आते तो मखौटे उतार के फेंक दिए जाते हैं। फिर हर किसी की अपनी अपनी दौड़ होती है। वही लोग
उन्हीं मामलात के ऊपर जब ऑपोजिशन में होते हैं तो वावेला करना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो केस है, पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पे इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत के अंदर पेश हुए। जो समाअत का आगाज हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है। उनकी रेट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फैसला आया, उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट के ऊपर इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। जस्टिस एजाज ने सवाल पूछा कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत का केस आया। इस पर काजी अनवर ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो गए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला? एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए भी ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इंतखाबात करवाए। दौरान समाअत फिर इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर वाला मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को हमें सुने बगैर अदालत के हुक्म इम्तना जारी करने पे हम एतराज उठाते हैं कि सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया और हमें सुने बगैर सुना दिया। तो आज भी सिंगल बेंच ही था। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के ऊपर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने फिर चंद घंटों के बाद वो फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील मंजूर की जाती है और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग खुशी के शादियाने बजा और दूसरी तरफ देखें तो गम के शामियाने भी आपको दिखाई देते हैं। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पे अपना हुक्म इम्तना वापस ले लिया, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बार फिर बल्ले का निशान छिन चुका। अब इस केस के पस मंजर के हवाले से अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइन के बरखिलाफ करार देते हुए कलअदम किया था और यह पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया हो, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन चुका था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। बहुत से माहिर कवानीन ये राय रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में और अगर आपने इलेक्शन कमीशन के किसी इकदाम के खिलाफ अपील दायर करनी है तो वो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करना पड़ेगी। लेकिन पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में की। पीटीआई का ये मानना है कि हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो पेशावर में हुए थे, इसलिए हम पेशावर में गए। इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला इससे पहले बहाल कर दिया था। वो स्टे था, हुक्म इम्तना था। मरकजी दरखास्त के ऊपर अभी समाअत होनी है। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 दरखास्तें पेशावर हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। एक दरखास्त ये थी कि जो सिंगल बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया है हमें सुने बगैर उस हुक्म इम्तना को खत्म किया जाए। दूसरी दरखास्त एक और दायर की गई थी जिसमें यह दरखास्त की गई थी कि जो मरकजी केस है वो छुट्टियों से पहले ही उसका फैसला कर दिया जाए। ये जो छुट्टियों के अंदर आपने कहा है कि छुट्टियों के बाद 9 तारीख को 2 रुकनी डिविजनल बेंच उसकी समाअत करेगा, तो उससे पहले कर दें क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। अब एक दरखास्त तो उनकी मान ली गई है, दूसरी दरखास्त की क्या पैरवी इलेक्शन कमीशन करेगा ये एक अलग मामला है। अब बात यह है, मंतिक से बालातर है कि 13 जनवरी को निशानात अलॉट होने हैं और 9 जनवरी को मरकजी केस की समाअत है। अब उससे पहले हुक्म इम्तना को वापस लेने चले थे। अब ना तो उन दिनों में बैलेट पेपर्स की छपाई होनी है, ना ही उन दिनों में ये जो दिन चल रहे हैं इसमें इंतखाबी निशान को अलॉट किया जाना है। 9 जनवरी को अगर उसकी समाअत होती है और 9 जनवरी को ही वो फैसला जारी कर दिया जाता है तो वो 13 जनवरी से 3 दिन पहले फैसला होगा। फिर भी इलेक्शन कमीशन के पास वक्त होगा। शायद इलेक्शन कमीशन को यह लगता था कि 9 को जब यह मामला होगा तो 9 को अगर उसके ऊपर मजीद समाअत पड़ जाती है, 2-3 दिन मजीद ले लेते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास नजरसानी के लिए या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वक्त नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने ये पूरा मामला रखा है और उस पूरे मामले में हुक्म इम्तना को खारिज करवा दिया है। अब हुक्म इम्तना खारिज हुआ है, मरकजी केस का फैसला नहीं होगा, तो इस वजह से अगर 13 तारीख से पहले पहले वो फैसला नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। बेशक उसके ऊपर समाअत हो रही होगी क्योंकि हुक्म इम्तना यानी स्टे उस पे से खारिज हो चुका। फैसला आएगा अगर 13 के बाद तो फिर
इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाब होगा कि तमाम जमातों को इंतखाबी निशान जारी कर दिए गए हैं। अगर हम इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली करते हैं और उसके मियाद बढ़ा देते हैं तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होना मुमकिन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में डायरेक्शन दे चुकी हुई है कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। तो इसलिए ये जो फैसला है, अब इलेक्शन के बाद जाके ज़िमनी इलेक्शन में हम इन्हें इंतखाबी निशान अलॉट कर देंगे। बुनियादी तौर पर मकसद ये है। अब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में वो जाते हैं तो किस बुनियाद के ऊपर जाएंगे? वो जाएंगे हुक्म इम्तना की बुनियाद के ऊपर। हुक्म इम्तना की बुनियाद के ऊपर वो वहां पे जाते हैं तो वहां से भी हुक्म इम्तना हो सकता है, उसका मरकजी केस का फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन ये देगी कि मरकजी केस जिसकी हेयरिंग 9 तारीख को होने वाली है, उसके फैसले से पहले आप सुप्रीम कोर्ट क्या लेने आए हैं। वहां पर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देती है या रोक लेती है, ये मामला कबल अज़ वक्त है इस वक्त। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है बैरिस्टर गौहर के ऊपर कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते, या 9 तारीख तक उसका इंतजार कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस केस की भी पहले समाअत के लिए दरखास्त देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल रात बैठ के 3 मुतबादिल इंतखाबी निशानों के ऊपर भी गौर कर चुकी है कि अगर मामला इस सतह तक पहुंचता है कि मुतबादिल निशान आपको दे दिया जाए, बल्ला नहीं अब दिया जा सकता, तो उन्होंने 3 मुतबादिल निशान भी सोच रखे हैं। इसी ज़िमन में खबर यह भी आई है कि जो उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे एतराज़ात लगा के, जिन्होंने अपीलें दायर की थी, तो कुछ वकला ट्विटर के ऊपर वो पैगामात दे रहे हैं कि उमैर नियाज़ी उनके कागजात जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, उनके कागजात के ऊपर भी जो एतराज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। कुछ जगह पे ये भी खबरें आ रही हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान के कागजात के ऊपर भी जो एतराज़ थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। लेकिन अब इस पे ये देखना है कि बल्ला वापस होने के बाद कितने ये बहाल होते हैं, एतराज़ात बहाल होते हैं या मुस्तरद कर दिए जाते हैं। ये गेम आने वाले दिनों में मजीद सनसनीखेज होने वाली है, सनसनीखेज मराहिल में दाखिल होने वाली है। अभी तक किसी का कबल अज़ वक्त जश्न मनाना या किसी का मातम मनाना बहुत पहले है। 9 जनवरी का इंतज़ार कीजिए, अभी बहुत सी चीज़ें और बाकी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।